नमस्कार साथियों, मैं सौरभ सेंजवाल। आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यावृंद पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हमारी पहली क्लास हिंदी व्याकरण की आने वाली है, जो कि रहेगी भाषा का सामान्य परिचय। साथियों, टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको हिंदी का जो विषय वस्तु है, जो सिलेबस है, उसके बारे में एक जानकारी दे दूंगा कि मैं कैसे आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ाऊंगा और कौन सी सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सा टॉपिक कब आएगा। ओके, तो साथियों इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक होगा भाषा का सामान्य परिचय। एक बारी सभी लोग सिलेबस को भी नोट करते रहिए, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा सिलेबस में कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया है और कौन सा टॉपिक आने वाला है। तो ज़रूर से पहले पन्ने के फर्स्ट जो पेज होता है उस पर आप इसको नोट कर सकते हैं। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भाषा का सामान्य परिचय। तो दूसरा टॉपिक जो हमारा आएगा कल या परसों, जब भी ये टॉपिक आएगा, वो रहेगा जो आर्य भाषा है, भारतीय आर्य भाषा। इसी टॉपिक में मैं आपको हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, ये टॉपिक भी इसी में कंप्लीट करवाऊंगा। ओके साथियों, जस्ट जो तीसरा टॉपिक होगा हमारा, इस टॉपिक में हम आपको वर्णमाला के बारे में पढ़ाएंगे। वर्णमाला, वर्णमाला में सभी को पता होगा स्वर और व्यंजन, इनके बारे में पढ़ाया जाएगा। और वर्णमाला में एक टॉपिक और ऐड हुआ रहता है जिसका नाम है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, इस टॉपिक को जब वर्णमाला वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको विराम चिन्ह वाला टॉपिक पढ़ाया जाएगा। ओके साथियों, तो चौथा जो टॉपिक होगा हमारा विराम चिन्ह। ओके, पांचवा टॉपिक देखिए, पांचवा टॉपिक रहेगा संधि। ओके, संधि पता है आपको कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जो पांचवा टॉपिक होगा हमारा संधि से होगा। जो स्वर संधि के जो भेद होंगे, व्यंजन संधि के जो प्रकार होंगे, जो नियम होंगे, उसमें मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। ओके साथियों, पांचवा टॉपिक रहेगा संधि। छठा टॉपिक जो रहेगा वह रहेगा वर्तनी। संधि के बाद पढ़ लेंगे हम वर्तनी। ओके, छठा टॉपिक में वर्तनी हो गया। सातवां टॉपिक वाक्य। सातवां टॉपिक रहेगा वाक्य। आठवां शब्द और वाक्य एक ही टॉपिक में कराएंगे। जो शब्द और वाक्य है वो एक ही टॉपिक में कंप्लीट कराएंगे। और नौवां टॉपिक जो रहेगा साथियों, वो रहेगा अलंकार। सभी लोग एक बारी विषय वस्तु को जो नोट करते रहिए सभी लोग। ओके, दसवां टॉपिक रहेगा पर्यायवाची। ग्यारहवां टॉपिक संज्ञा और सर्वनाम। ये दो वीडियो में आएगी, संज्ञा और सर्वनाम।
और 12वां टॉपिक रहेगा हमारा लिंग। 13वां टॉपिक भी नोट करिए आप, वचन। और 14वां टॉपिक है कारक। हो गया, सभी लोग नोट करते रहिए। और 15वां टॉपिक रहेगा अव्यय। ओके साथियों। 16वां टॉपिक अव्यय के बाद जो हम पढ़ाएंगे आपको, वो पढ़ाएंगे लोकोक्ति और मुहावरे। लोकोक्ति और मुहावरे, जिसमें कुछ कमी रह गई होगी उसको हम आगे पीछे करेंगे, फिर मैं बीच में बताते रहूंगा आपको कि कौन सा टॉपिक कब आने वाला है। इसलिए एक बार आप नोट करते रहिए इसको भी। जो 17वां टॉपिक आएगा वो आएगा एक अनेक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो साथियों, नेक्स्ट जो रहने वाला हमारा विलोम आ गया, नहीं विलोम भी आ जाएंगे यहाँ पे। 18वां टॉपिक आएगा विलोम शब्द। ओके, इसमें मैं इतना ही बताने वाला हूँ, क्योंकि जो बीच में जो वीडियो आएगी मैं बताते रहूँगा कि जो टॉपिक छूट गए होंगे, जैसे हिंदी साहित्य है। हिंदी साहित्य हम अंतिम टॉपिक हमारा रहेगा हिंदी साहित्य का। हिंदी साहित्य। ओके साथियों, तो पहले आप इसे नोट करिए, फिर मैं टॉपिक को शुरू करता हूँ। और आज का टॉपिक हमारा होगा भाषा का सामान्य परिचय। पहले सभी लोग नोट करिए। तो आशा है कि आपने नोट कर दिया होगा। इसे हम साफ कर लेंगे अब। तो आज का जो प्रथम टॉपिक है, भाषा का सामान्य परिचय। ओके साथियों, भाषा का सामान्य परिचय में सबसे पहले मैं आपको भाषा शब्द के बारे में बताता हूं कि भाषा एक भास धातु से बना है। भाषा क्या बनी है? एक भास धातु से मिलकर बना है। ओके, और इसमें जो आ लगा रहता है, भास के पीछे जो आ जुड़ा रहता है, यह एक क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय हमेशा पीछे जुड़ता है। ओके साथियों, और जो भास शब्द का अर्थ है, इसका अर्थ होता है बोलना या कहना। तो साथियों, भास शब्द का अर्थ होता है बोलना या कहना। जो हम अपने भावना को शब्द के माध्यम से प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम भाषा। तो इसमें हम भाषा की परिभाषा बताएंगे आपको। भाषा की परिभाषा। ओके, वह माध्यम जिससे हम अपने विचारों, अपने भावना को अन्य व्यक्ति के तक पहुंचाना, वह माध्यम
जिससे हम अपने विचारों को किसी अन्य व्यक्ति तक बोलकर या लिखकर व्यक्त करते हैं उसे भाषा कहेंगे। ओके, जैसे मैं अपने भावनाओं को शब्दों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, ये भाषा का एक प्रकार हो गया। तो साथियों, इसे भी नोट करिए आप। जैसे एग्जाम्पल आपको बताता हूं मैं। जैसे मैंने कोई वाक्य लिखा है, मैं बाजार गया। यह एक सार्थक वाक्य है। क्या है? सार्थक वाक्य है। ओके साथियों, अगर मैं इसको उल्टा लिख देता हूं तो ये क्या हो जाएगा? निरर्थक। अर्थात भाषा ये क्या है? सार्थक माध्यम है। हम सार्थक तरीके से किसी बात को आप तक व्यक्त करते हैं, उसे क्या कहेंगे? हम भाषा कहेंगे। ओके, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा की परिभाषा आपको बताता हूं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा तो पंडित कामता प्रसाद गुरु ने कहा था कि भाषा वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को अन्य व्यक्ति तक पहुंचा सके। भाषा वो माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को अन्य व्यक्ति तक पहुंचा सके, उसे हम भाषा कहेंगे। यह कहा था पंडित कामता प्रसाद गुरु जी। ओके साथियों, और गड़बड़ तो नहीं हो रहा? मुझे लग रहा है गड़बड़। तो साथियों, कुछ व्यवधान हो गया था जिससे वीडियो रोकनी पड़ी, हमारी जो क्लासेस है रोकनी पड़ी। तो साथियों, टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बताऊंगा आपको रूप के आधार पर भाषा कितने प्रकार की होती है। ओके, रूप के आधार पर भाषा। सबसे पहले आएगा मौखिक भाषा। दूसरा आएगा लिखित भाषा। तीसरा आएगा सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा में हम बोलकर अपने जो भावनाएं आप तक प्रकट करना। मौखिक भाषा को बोलकर किसी व्यक्ति तक अपने विचारों को रखना। तो साथियों, हम बोलकर अपने विचारों को आप लोगों तक अपने विचार स्पष्ट रूप से कह पा रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे मौखिक भाषा। और लिखित भाषा में आपको जैसे निबंध लिखना,
पत्र लेखन के माध्यम से मैं सपोज दैट कोई लिख कर अपने भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है, जैसे पत्र एक क्या है, पत्र लेखन हो गया, निबंध हो गया, ये लिखित भाषा का एक एग्जाम्पल है। आज के दौर में आप देख रहे हैं कि व्हाट्सएप सबसे बड़ा लिखित भाषा का एक उदाहरण है। इंटरनेट का ज़माना है जिसमें कि सभी लोग इंटरनेट पर चैटिंग करते हैं। चैटिंग में देखते होंगे आपकी जो टाइपिंग होती है, लिख कर अपने भावनाओं को, अपनी बात को स्पष्ट तरीके से दूसरे तक पहुंचाना, जो कि आ जाएगा लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा में इशारे के अनुसार अपनी भावना को व्यक्त करना ही सांकेतिक भाषा है। ओके साथियों, इसके बाद हम पढ़ेंगे भाषा की अवस्था कितनी है। भाषा की कितनी अवस्थाएं हैं, पहली अवस्था में क्या है, दूसरी अवस्था में क्या है और तीसरी अवस्था में क्या है। पहले आप इसे पूरा नोट करिए, फिर मैं इसको मिटाकर उसके बारे में समझाऊंगा। तो साथियों, आशा है कि आपने ये पूरा लिख लिया होगा। जिसने नहीं भी लिखा तो वीडियो पॉज करके वो इसे लिख सकता है। अब हेडिंग डालिए भाषा की अवस्था। तो साथियों, भाषा की 3 अवस्थाएं होती हैं। भाषा की कितनी अवस्था है? 3 अवस्था है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम जो अवस्था है, इसमें जो भाषा की जानकारी होती है, जो भाषा की उत्पत्ति की जानकारी होती है, ये नहीं होती है हमें। ओके, तो यहाँ पे परिभाषा देता हूं मैं। जिस भाषा की उत्पत्ति की जानकारी नहीं होती है, उसे हम भाषा की प्रथम अवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूं मैं। जैसे अभिलेख है, अभिलेख, चित्रलिपि देखी होगा आपने। चित्र के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्राग ऐतिहासिक काल में लोगों ने व्यक्त किया है, लेकिन उसमें भी अभी तक इतिहासकारों को उसकी पूर्ण जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है। तो अभिलेख हुए और चित्रलिपि होगी, चित्र भाषा होगी है, चित्र के अनुसार अपनी भावनाओं को व्यक्त किया उन्होंने। तो साथियों, प्रथम अवस्था में, भाषा की प्रथम अवस्था में बस इतना ही है। और द्वितीय अवस्था में देखिए, द्वितीय अवस्था में क्या होता है कि भाषा की जो उत्पत्ति की पूर्ण जानकारी होती है, लेकिन उस भाषा का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। तो परिभाषा में लिखिए, जिस भाषा की उत्पत्ति की जानकारी होती है, परंतु उस भाषा का विकास नहीं हो पाता है। ओके, इसमें जैसे भाषा होगी, एक भाषा इसमें बुशमैन भाषा, इस भाषा का भी पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। ओके, और जैसे एक है चीनी भाषा है, इत्यादि कई भाषाएं ऐसी हैं जिनका पूर्ण विकास नहीं हो पाया। ओके साथियों,
भाषा की जो तीसरी अवस्था है, भाषा की तृतीय अवस्था, इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप मैंने पूरा ऊपर लिखा है भाषा की अवस्था, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख देता हूँ। भाषा की तृतीय अवस्था। भाषा की तृतीय अवस्था में जिस भाषा की उत्पत्ति का पूर्ण जानकारी होती है और उस भाषा का एक अपना व्याकरण होता है, एक मानकीकरण होता है, उसको हम भाषा की तृतीय अवस्था कहते हैं। तो परिभाषा लिख लिए, जिस भाषा की उत्पत्ति की पूर्ण जानकारी होती है और उसका अपना व्याकरण होता है, उसे हम भाषा की तृतीय अवस्था कहते हैं। साथियों, भाषा का विकास कैसे होता है? सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी, कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? तो सबसे छोटी इकाई आती है भाषा की, वो आती है ध्वनि। ओके, और ध्वनि का जो लिखित रूप होता है उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। ध्वनि का लिखित रूप होता है वर्ण या अक्षर। इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। वर्ण के बाद वर्ण से मिलकर क्या बनेगा? शब्द। साथियों, भाषा की जो भाषा बनती है ध्वनि का लिखित रूप वर्ण, उसके बाद शब्द, उसके बाद आएगा पद। बढ़ते क्रम में लिखो पद जब वाक्य उसमें जुड़ता है, एक श्रृंखला में जुड़ता है, पद समूह में जुड़ता है, तो वहां पे वाक्य का निर्माण हो जाता है। क्या होता है? वाक्य बन जाता है। ओके, और जो पांचवा आता है वह अन्विति आता है। ओके साथियों, सबसे पहले मैं आपको शब्द के बारे में बताऊंगा, तो हेडिंग डालिए शब्द। तो साथियों, शब्द वर्णों के जो अक्षर होता है उसके सार्थक जोड़ को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। ओके साथियों, तो जो आप परिभाषा लिखिए, वर्णों के सार्थक क्रम को शब्द कहते हैं। तो वर्ण कैसे, जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे है कमल, एग्जाम्पल फॉर कमल। तो यह एक वर्णों का एक सार्थक क्रम है। इसमें एक वर्ण है क, एक वर्ण है म और एक वर्ण है ल। क, म और ल। तो इसमें तीन वर्णों से जब ये तीन वर्ण एक साथ मिल रहे हैं तब शब्द का निर्माण हो रहा है। आप देखो शब्द का निर्माण कैसे हो रहा है? तीन वर्णों या दो वर्णों के मिलने से, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो निर्माण होता है उसे क्या कहेंगे? हम शब्द कहेंगे। ओके, इसे कह सकते हैं हम कि यह जो शब्द है, परिभाषा भी लिख लीजिए आप, भाषा की सबसे छोटी जो लघुतम सार्थक इकाई है उसे क्या कहेंगे? हम शब्द कहते हैं। ओके, जो भाषा की सबसे छोटी लघुतम सार्थक इकाई कौन सी हो जाएगी? शब्द हो जाएगी। ओके साथियों, इसको जरूर याद कर लेना आप, क्योंकि
परीक्षा में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक लघुतम इकाई क्या है। तो कभी का PYQ में देख लेना आप, लगभग 3-4 पेपरों में तो बन गया ये क्वेश्चन। तो साथियों आप इसे नोट करिए, फिर इसको मिटाकर मैं दूसरा टॉपिक शुरू करता हूँ। ओके, जल्दी से आप इसे नोट करिए, फिर इसको मिटाने का काम करता हूँ मैं। तो मिटा रहा हूँ मैं इसको। बस इसको छोड़ रहा हूँ इसको, क्योंकि इसके बाद हमने फर्स्ट किया था, शब्द किया है, अब हम करेंगे पद। ओके, देख लीजिए पद। पद क्या होता है? जब शब्द वाक्य में जुड़ते हैं, जब शब्द क्या है वाक्य में जुड़ जाते हैं तो एक पद का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? पद का निर्माण करते हैं। जैसे मैं बताता हूं आपको, परिभाषा लीजिए आप पहले। जब शब्द वाक्य में जुड़ते हैं, ये लिखो कि जब शब्द वाक्य में, यहाँ पे अंश पद लगा के लिख लो, जब शब्द वाक्य में जुड़ते हैं तो पद का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए आप, उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, मोहन क्रिकेट खेलता है। मोहन क्या करता है? क्रिकेट खेलता है। तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें ये देखिए कि मैंने लिखा है कि जब शब्द वाक्य में जुड़ते हैं, जब शब्द, एक शब्द ये है, जब ये सब जुड़ जाते हैं, इसमें कितने शब्द हो गए? 1 2 3 4। जब यह वाक्य में जुड़ते हैं, एक सार्थक क्रम में जुड़ जाते हैं, तब यह क्या, किसका निर्माण करते हैं? एक पद का निर्माण करते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा साथियों। अब नेक्स्ट देखिए, पद के बाद आ रहा है वाक्य। पद के बाद क्या आ रहा है? वाक्य। वाक्य सभी को पता होगा। पहले इसे लिखिए, 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक क्रम को क्या कहेंगे हम? आप लिख लीजिए, 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक क्रम से जिस वाक्य का निर्माण होता है उसे क्या कहेंगे हम? वाक्य कहेंगे। जैसे लिख लीजिए आप, जैसे मोहन कल विद्यालय गया। तो साथियों यह एक क्या है? सार्थक वाक्य है। अगर मैं लिखता गया विद्यालय कल मोहन, क्या हम इसे एक वाक्य कहेंगे? नहीं साथियों, यह एक क्या हो जाएगा? शब्द समूह हो जाएगा। भले ये क्या है, एक वाक्य के तरीके से दिख रहा है, लेकिन यह क्या नहीं दे रहा है? एक सार्थक अर्थ नहीं दे रहा है। ओके, क्या नहीं दे रहा है? एक सार्थक अर्थ नहीं दे रहा है। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? सिर्फ ये क्या है? शब्द समूह। क्या है? शब्द समूह। तो साथियों आशा करता हूं कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो काफी समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में आपको वाक्य में वाक्य किन किन प्रकार से बन सकता है, उद्देश्य और विधेय से। वाक्य कैसे उत्पन्न होता है, जैसे बताता हूं मैं आपको। आप देख लीजिए वाक्य, आपको अब बताएंगे हम वाक्य के अंग। तो वाक्य के 2 अंग हैं। कितने अंग हैं? 2। एक उद्देश्य है और एक है विधेय। उद्देश्य और
विधेय। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे उद्देश्य के बारे में। साथियों, उद्देश्य किसे कहेंगे हम, जैसे उदाहरण देता हूं मैं पहले, उदाहरण के अनुसार आप आसानी से समझ जाओगे। जैसे राम बाजार गया, इसमें उद्देश्य क्या हो जाएगा, राम। क्यों हो जाएगा उद्देश्य राम, उसके बारे में समझिए आप। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो, या ऐसा कह सकते हैं जैसे राम के बारे में कुछ कहा गया है, वाक्य में लिख लो आप भी, वाक्य में जिसके बारे में कहा गया हो उसे उद्देश्य कहेंगे। ओके, क्या कहेंगे, उद्देश्य कहेंगे। और जो कहा गया हो, जैसे बाजार कौन गया, राम गया, जो कहा गया, यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है, विधेय। ये क्या है, बाजार गया क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, विधेय। ओके, विधेय की परिभाषा बताता हूं मैं आपको, विधेय भी लिख दिया आप। साथियों, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं, वाक्य के अंग हैं। जो कुछ उद्देश्य के बारे में कहा गया, उद्देश्य के बारे में कहा गया हो, जो कुछ भी उद्देश्य के बारे में कहा गया हो उसे क्या कहेंगे हम, विधेय कहेंगे। तो साथियों, वाक्य के बारे में बस इतना ही है, और आशा है कि हमारी जो वीडियो है, ये जो क्लासेस है, आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रही होगी। साथियों, कुछ गलती रह जाती है क्योंकि हमारी पहली वीडियो है, और हम इस गलती को सुधारने का भरपूर प्रयास करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारी कि आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही हमारे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथियों, कल हमारी दूसरी क्लास आपको बताया था हमने कि जो आर्यों की भाषा है और हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके बारे में हम आपको कल पढ़ाएंगे। उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ आया होगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।